हम लोग इस वीडियो में बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के पहले नंबर चैप्टर को देखेंगे जिसका नाम है जैव प्रक्रम। तो हम आज आपको इस वीडियो में इसी चैप्टर से संबंधित जितने सारे भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चन का आंसर हम आपको बताएंगे। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा ताकि आपको सारे क्वेश्चन बेहतर ढंग से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि जो बायोलॉजी सेक्शन है, जो जीव विज्ञान का खंड है, उसमें कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम आपको इसी के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको आपका ही बुक दिखा दें, ठीक है। जो विज्ञान का NCERT का जो बुक है उसमें यदि हम आपको बता दें कि उसमें कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसमें देखिए हम आपको सबसे पहले बताते हैं कि जो आपका बुक है, जो कहानी दिया हुआ है जैव प्रक्रम का, उसमें कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए आप अपने बुक में देखिएगा तो आपके बुक में इस प्रकार से प्रश्न दिए हुए रहेंगे जो अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस प्रकार से करके आपके बुक में भी यह प्रश्न दिया हुआ होगा। जैसे पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है कि हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है। उसी प्रकार से यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो बीच बीच में मतलब जहाँ पर अभी आपको हम दिखा रहे हैं यहाँ से भी क्वेश्चन उठाए जाते हैं और आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। उसके बाद यदि हम आपको नीचे की तरफ दिखाएं तो नीचे की तरफ भी आपका बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इसीलिए हम आपसे बार बार कहते हैं कि आप सिर्फ जो क्वेश्चन आंसर जो कहानी के लास्ट में दिया हुआ रहता है, सिर्फ उस क्वेश्चन आंसर पर डिपेंड मत रहिए, क्योंकि सिर्फ वहां से ही क्वेश्चन नहीं बल्कि इसके बाहर से भी यानी कि कहानी के अंदर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इस प्रकार से देखिए यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिया हुआ है। जैसे पहला क्वेश्चन है कि स्वयं पोषी पोषण तथा विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है। यह सारे क्वेश्चन आपके बुक में मिल जाएंगे। तो हम आपको इन 5 क्वेश्चन का भी आंसर बताएंगे। तो इसी प्रकार से जितने सारे भी प्रश्न आपके बुक के अंदर, यानी कहने का मतलब कि कहानी के अंदर में भी जो प्रश्न दिया हुआ है उन सारे प्रश्न का उत्तर हम आपको बताएंगे। और उसके बाद ही जो कहानी के सबसे लास्ट में दिया हुआ रहता है जो प्रश्न, उसका भी आंसर हम आपको बताएंगे। तो देखिए जिस प्रकार से यहाँ भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन है कि श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है। तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं। यहाँ पर भी 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो ठीक इसी प्रकार से हम आपको सारे क्वेश्चन बारी बारी से बताएंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा ताकि आपका एक भी क्वेश्चन छूट ना पाए। और देखिए यहाँ पर आपका जो कहानी के अंत में जो क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, तो यह सारे कहानी के अंत वाले क्वेश्चन आपको यहाँ पर है, जिसमें कि 4 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और उसके अलावा बाकी जो प्रश्न है वह दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो इन सभी प्रश्न का भी उत्तर हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग बारी बारी से उन सभी प्रश्न का उत्तर जानेंगे जो कि आपके बुक में या फिर आपके कहानी में दिया हुआ है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो एक बार फिर से हम आपको बता दें कि यह जीव विज्ञान का पहला चैप्टर है, लेकिन अगर साइंस की बात करें तो उसका 6ठा चैप्टर है। इसलिए जीव विज्ञान का पहला चैप्टर जिसका नाम है जैव प्रक्रम, इस पर हम आपको सबसे पहले क्वेश्चन बताएंगे। तो आप अपने बुक से मिलाइएगा। सबसे पहले अनुच्छेद 6.1 मतलब कि जो सबसे ऊपर में आपको क्वेश्चन दिखाए थे, जो कहानी के अंदर में दिया हुआ था, उसके बारे में सबसे पहले हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है। पहला नंबर क्वेश्चन यही कह रहा था कि हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है। तो इसका जवाब होगा कि हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में सभी कोशिकाएं अपने आसपास के पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रहती है। देखिए जीव जंतु भी 2 प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। जैसे अमीबा हो गया, यूग्लिना हो गया, प्रामेशियम हो गया, ये सभी एक कोशिकीय प्राणी होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं। उनमें कोशिका की संख्या सिर्फ 1 होती है। लेकिन जो हम लोग हो गए, मानव हो गया, इसमें बहुकोशिकीय प्राणी है, इसमें कोशिकाओं की संख्या 1 से अधिक होती है। तो देखिए यही कह रहा है कि हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में सभी कोशिकाएं अपने आसपास के पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रहती है, इसलिए साधारण विसरण बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में अपर्याप्त है। तो पहला नंबर क्वेश्चन आपका यही कह रहा था। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोई वस्तु सजीव है
इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे। कहने का मतलब कि हम कैसे जांच करेंगे कि कोई वस्तु सजीव है। तो देखिए इसका जवाब होगा कि कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम सजीवों के लक्षण मापदंड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जो सजीवों के लक्षण होते हैं इसकी जांच करेंगे कि यह जो सजीव वस्तु है या नहीं, इसमें सजीव के लक्षण दिखते हैं या नहीं। सबसे पहले हम लोग इसकी जांच करेंगे, अर्थात हम देखेंगे कि उसमें गति हो रही है या नहीं, वृद्धि हो रही है या नहीं, श्वसन क्रिया हो रही है या नहीं इत्यादि। क्योंकि आप सभी लोग जानते होंगे कि सजीव का लक्षण होता है, कोई भी चीज़ यदि सजीव है तो उसका लक्षण होता है कि उसमें वृद्धि होती है, उसमें गति होती है, वह श्वसन क्रिया करती है। तो यदि इन सभी क्रियाएं उसमें हो रही है, इसका मतलब कि वह सजीव है, और अगर इन सभी क्रियाएं नहीं हो रही है तो इसका मतलब कि वह निर्जीव है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन यही कह रहा था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। कोई भी जीव द्वारा कौन से कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जा सकता है। तो देखिए इसका जवाब होगा कि किसी भी जीव द्वारा कार्बन तथा ऑक्सीजन का उपयोग कच्ची सामग्री के रूप में किया जाता है। कहने का मतलब कि कुछ जीव होते हैं जो कार्बन लेते हैं और कुछ जीव होते हैं जो ऑक्सीजन लेते हैं, और जो यह दोनों चीज होता है वह कच्ची सामग्री के रूप में लेते हैं। इसलिए हम लोग इसका आंसर लिखेंगे कि किसी जीव द्वारा कार्बन तथा ऑक्सीजन का उपयोग कच्ची सामग्री के रूप में किया जाता है। तो तीसरा का आंसर यही हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि जीवों के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे। तो इसका जवाब होगा कि जीवन के अनुरक्षण के लिए हम श्वसन को, पोषण को, वहन को, उत्सर्जन को, जनन आदि प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे। कहने का मतलब कि एक जीव को जीवित रहने के लिए इन सभी चीज़ों की परम आवश्यकता होती है, जिसमें हो जाता है श्वसन, पोषण, वहन, उत्सर्जन, जनन इत्यादि। इन सभी चीज़ों के बिना जीवन की कल्पना नहीं किया जा सकता है। इसलिए एक जीवन के अनुरक्षण के लिए इन सभी प्रक्रमों को आवश्यक मानते हैं। तो जो 6.1 अनुच्छेद था उसमें आपका 4 क्वेश्चन था जो कि समाप्त हो गए। अब यहाँ से अनुच्छेद 6.2 पर आधारित प्रश्न यहाँ से आगे आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो इसमें सबसे पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वयं पोषी पोषण तथा विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि स्वयं पोषी पोषण एवं विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है। तो इसका जवाब हम लोग लिखेंगे कि स्वयं पोषी पोषण में पर्यावरण से सरल अकार्बनिक पदार्थ लेकर एवं बाह्य ऊर्जा स्रोत जैसे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके उच्च ऊर्जा वाले जटिल कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण होता है। ठीक है, एक बार फिर से हम आपको समझाते हैं, ध्यान से समझिएगा। स्वयं पोषी पोषण में, ठीक है, यहाँ पर स्वयं पोषी पोषण के बारे में पहले बताया जा रहा है कि इसमें पर्यावरण से सरल अकार्बनिक पदार्थ लेकर एवं बाह्य ऊर्जा स्रोत जैसे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके उच्च ऊर्जा वाले जटिल कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण होता है। ठीक है, मत कहने का मतलब कि अकार्बनिक पदार्थ को लेकर के और फिर बाह्य ऊर्जा स्रोत जैसे सूर्य के प्रकाश को लेकर के उच्च ऊर्जा वाले जटिल कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण होता है स्वयं पोषी पोषण में। जबकि विषम पोषी पोषण में दूसरे जीवों द्वारा तैयार किए गए जटिल पदार्थों का अंतःग्रहण होता है। ठीक है, स्वयं पोषी पोषण में क्या होता है कि स्वयं से उसमें जटिल कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण होता है, लेकिन विषम पोषी पोषण में दूसरे जीवों द्वारा जो तैयार किए गए जटिल पदार्थ है उसका अंतर्ग्रहण होता है। तो यही कह रहा था स्वयं पोषी पोषण एवं विषम पोषी पोषण में अंतर। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जो कच्ची सामग्री होता है वह पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं। आप सभी लोगों को पता होगा कि पौधों अपना भोजन तैयार करने के लिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया का उपयोग करते हैं, लेकिन प्रकाश संश्लेषण करने के लिए वह कच्ची सामग्री कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो इसका आंसर होगा कि पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक कार्बन डाइऑक्साइड को वायु से प्राप्त कर लेते हैं, प्रकाश को सूर्य से प्राप्त कर लेते हैं, जल तथा अन्य खनिज लवणों को मृदा से प्राप्त करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि जो पौधे होते हैं वह प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए, कोई भी पौधा रहे उसे जीवित रहने के लिए
प्रकाश संश्लेषण क्रिया परम आवश्यक होती है। जिस प्रकार से मानव को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से पेड़ पौधों को जीवित रहने के लिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया की आवश्यकता होती है। तो वह प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड वायु से ले लेता है, क्योंकि वायु तो सभी गैसों का मिश्रण है, उसमें ऑक्सीजन भी हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी हो जाता है, नाइट्रोजन भी हो जाता है। तो इसलिए जो पेड़ पौधे होते हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड वायु से ले लेते हैं, और जो प्रकाश है वह सूर्य से उन्हें मिल जाता है, और जल और खनिज वह जमीन यानी कि मृदा से प्राप्त कर लेते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है। हमारे जो पेट के अंदर जो अमाशय होता है उसमें अम्ल पाया जाता है, तो पूछ रहा है कि उस अम्ल की क्या भूमिका है हमारे अमाशय में। तो इसका जवाब होगा कि हमारे अमाशय में उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, ध्यान रखिएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसका संकेत होता है HCl, ठीक है। HCl कहने का मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि हर एक व्यक्ति के पेट में पाया जाता है। तो आंसर यही कह रहा है कि हमारे अमाशय में उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है, ठीक है। जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जो अम्लीय माध्यम बनाता है वह पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है। यह भोजन में उपस्थित कीटाणुओं को भी नष्ट कर देता है, मतलब भोजन पचाने का काम करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और इसमें वह क्या करता है कि भोजन के साथ साथ जितने सारे भी छोटे छोटे जो कीटाणु होते हैं वह हमारे जो शरीर के अंदर चले जाते हैं, उन कीटाणुओं को भी नष्ट करने का काम कौन करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका बहुत अधिक है। क्वेश्चन भी आपका यही पूछ रहा था कि हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पाचक एंजाइमों का क्या कार्य होता है। जो हमारे शरीर के अंदर, हमारे पेट के अंदर जो पाचक एंजाइम होते हैं जो भोजन को पचाने का काम करते हैं, उनका क्या कार्य है। तो इसका जवाब होगा कि पाचक एंजाइम प्रोटीन को अमीनो अम्ल, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज एवं वसा को बसीय अम्ल एवं ग्लिसरील में परिवर्तित कर देते हैं। जो हमारे पेट में या फिर हमारे शरीर में जो पाचक एंजाइम पाए जाते हैं वह क्या करता है कि जो प्रोटीन होता है उसको अमीनो अम्ल में बदल देता है, उसके अलावा जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको ग्लूकोज में बदल देता है, और जो वसा होता है उसको वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। तो पाचक एंजाइम का यही कार्य होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पांचवा। तो पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांश को कैसे अभिकल्पित किया गया है। जो पचे हुए भोजन होता है उसको अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांश को कैसे अभिकल्पित किया गया है। तो इसका आंसर लिखेंगे, क्षुद्रांश के आंतरिक स्तर पर अनेक अंगुली जैसे प्रवर्ध होते हैं। जो हमारे शरीर के अंदर जो क्षुद्रांश होते हैं उसके आंतरिक स्तर पर अनेक अंगुली के जैसा ही उसमें प्रवर्ध होते हैं, जिन्हें हम लोग दीर्घ रोम कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कि दीर्घ रोम क्या है तो इसका भी परिभाषा आपको यही लिखना है कि क्षुद्रांश के आंतरिक स्तर पर अनेक अंगुली जैसे प्रवर्ध होते हैं, उसे हम लोग दीर्घ रोम कहते हैं। यह क्या करता है कि यह अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देता है। ठीक है, जो दीर्घ रोम होता है यह अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं, और दीर्घ रोम में रुधिर वाहिकाओं की बहुतायत होती है जो भोजन को अवशोषित करके शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाते हैं। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए, क्षुद्रांश के आंतरिक स्तर पर अनेक अंगुली जैसे प्रवर्ध होते हैं जिन्हें दीर्घ रोम कहा जाता है, और ये अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं, और दीर्घ रोम में रुधिर वाहिकाओं की बहुतायत होती है जो भोजन को अवशोषित करके शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचा देती है। मतलब अगर शॉर्ट में कहें तो क्षुद्रांश का काम होता है कि भोजन में जो अवशोषित तत्व होते हैं उन्हें शरीर की हर एक कोशिका तक पहुंचाना। तो पांचवा का आंसर आपका यही कह रहा था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है अनुच्छेद 6.3। इसमें भी आपको क्वेश्चन आगे दिए हुए हैं, और इसके आगे भी अभी बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं जिसे कि हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो यह वीडियो हम यहीं पर समाप्त करेंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए, अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।